जी। लेकिन डबल केज रोटर मोटर में दो केज हो जाए, इट हैज टू केजेस फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारी जो स्क्विरल केज मोटर है, तो वहां पे एक ही वाइंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो वाइंडिंग है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा रोटर है, तो इस रोटर में डबल वाइंडिंग का मतलब है कि एक वाइंडिंग तो यहां पे होगी और एक वाइंडिंग हमारी यहां पे होगी। ऐसे ही एक कंडक्टर हमारा यहां पे हो गया, एक कंडक्टर हमारा यहां पे हो गया, यानी कि ये एक स्लॉट तो ये रहा, एक टीथ, एक स्लॉट ये हो रहा। ऐसी होती थी ना हमारी रोटर के अंदर वाइंडिंग। एक हमारा इनर बार होगी, एक आउटर बार होगी। ये रोटर के ऊपर ये इनर बार होगी, ये आउटर बार होगी। तो जो इनर बार है हमारी, उसका रेजिस्टेंस लो है। जो इनर वाला है इसका रेजिस्टेंस लो है, ठीक है, और रिएक्टेंस जो है वो हाई है। और जो ये वाला है बार हमारा, आउटर वाला बार है, उसका रेजिस्टेंस हाई है और रिएक्टेंस इसका लो है। ठीक है। जो भी हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसका जो रोटर है, रोटर वाइंडिंग हमें पता है बार होती है, एल्यूमिनियम या कॉपर बार होती है। तो हर एक वाइंडिंग का एक रेजिस्टेंस होता है, एक रिएक्टेंस होता है। तो यहाँ पे हमने डबल वाइंडिंग की हुई है, एक तो बिल्कुल आउटर मोस्ट पोर्शन के पास और एक थोड़ा सा और नीचे की साइड में। अब ऐसा हमने क्यों किया है, ताकि हम इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा ले सकें। हमने स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में देखा ना कि इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए या तो हम स्लिप रिंग मोटर यूज करेंगे। उसमें क्या है कि रोटर रेजिस्टेंस के सीरीज में हम रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं और उससे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का हम स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का अगर हमने स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम डबल केज रोटर मोटर यूज करेंगे। उसकी जो रोटर है, रोटर की वाइंडिंग में हम डबल वाइंडिंग कर देते हैं। एक वाइंडिंग अपर आउटर पेरिफेरी में होती है और एक इनर पेरिफेरी में होती है। तो जो आउटर पेरिफेरी में कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और रिएक्टेंस कम होता है। और जो नीचे वाली वाइंडिंग होती है, इस नीचे वाली वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है और रिएक्टेंस ज्यादा होता है। अब क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं मोटर को, किसी भी मोटर को जब एक स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में हमें पता है कि जो रोटर का रेजिस्टेंस है, जो फ्रीक्वेंसी है, रोटर की फ्रीक्वेंसी एस एफ होती है ना। रोटर की फ्रीक्वेंसी स्लिप टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेटर। तो जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो स्लिप 1 होती है। इसका मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। इट मींस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग रोटर फ्रीक्वेंसी इज हाई। और जब रोटर फ्रीक्वेंसी हाई है, तो जो ये रिएक्टेंस है हमारा, जब जो रिएक्टेंस है हमारा, तो इसमें ये वाला बहुत ज्यादा हो जाता है। ये रिएक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसका ऑलरेडी रिएक्टेंस ज्यादा है, इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिल गई, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कुल मिला के जो इनर वाला वाइंडिंग है, उस इनर वाइंडिंग का इंपीडेंस बहुत ज्यादा हो जाता है और इसके अंदर से स्टार्टिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करता। स्टार्टिंग में करंट सिर्फ अपर वाली जो बार है उसमें से फ्लो करता है, और अपर वाली जो बार है उसका रेजिस्टेंस हाई है, तो हमारी इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हमें ज्यादा मिल जाता है।
एक बार फिर मैं बता देता हूं कि इनिशियली जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के टाइम पे जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो काफी हाई होती है, और रोटर की फ्रीक्वेंसी हाई होने से क्या होगा, इनर पोर्शन की जो बार है उसका रिएक्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, और ये बहुत हाई होने से करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, जो भी करंट फ्लो करेगा वो आउटर पेरिफेरी वाली बार में फ्लो करेगा। इसका मतलब जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दैट टॉर्क विल बी बिकॉज ऑफ दिस आउटर पेरिफेरी, और ये आउटर पेरिफेरी का रेजिस्टेंस हमारा हाई है। तो हमारा पर्पस यही था ना कि स्टार्टिंग के टाइम पे अगर हमें हाई रेजिस्टेंस मिल जाए तो हमारा जो है स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे को इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिल गया, क्योंकि जब हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हाई रेजिस्टेंस वाली जो वाइंडिंग है उसकी वजह से हमारे को टॉर्क मिलता है। अब जैसे मोटर हमारी रनिंग कंडीशन में आ गई, तो रनिंग कंडीशन में आने के बाद क्या हो गया, स्लिप बहुत कम होगी, तो स्लिप कम होगी तो रोटर की फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। अब रोटर की फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो ये चीजें हमारी बहुत कम होगी। अब ये कम होगी, इसका रेजिस्टेंस भी कम है, अब ये चीज हमारी ज्यादा हो जाएगी। तो इस मोमेंट पे जब मोटर हमारी रनिंग कंडीशन पे है तो आउटर वाला जो कंडक्टर है उसका इंपीडेंस बहुत ज्यादा हो गया और इसका इंपीडेंस कम हो गया। तो अंडर रनिंग कंडीशन हमारा जो इनर वाला बार है उसके अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और इनर वाले बार का रेजिस्टेंस हमारा लो है। तो हम यही चाहते थे कि रनिंग कंडीशन के टाइम पे तो हमारे पास रेजिस्टेंस लो होना चाहिए और स्टार्टिंग कंडीशन पे हमारे पास रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। तो डबल केज इंडक्शन मोटर की हेल्प से हमें ये सारी कंडीशन मिल गई कि स्टार्टिंग टॉर्क भी हमारा ज्यादा हो गया और रनिंग कंडीशन हमारी मोटर की एज इट इज। तो इससे बोलते हैं हम डबल केज रोटर मोटर। और पर्पज क्या है डबल केज रोटर मोटर का, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द हाई स्टार्टिंग टॉर्क। और हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हमें पता है रेजिस्टेंस रोटर का हाई होना चाहिए, तो रोटर का हाई रेजिस्टेंस हम इस प्रिंसिपल से ले लेते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर हमारा करंट इस वाली वाइंडिंग में से फ्लो करता है जिसका रेजिस्टेंस हाई है, और जैसे हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है तो उसके बाद हमारा जो करंट है वो इस वाली वाइंडिंग में से फ्लो करता है जो कि इनर सर्कल में है, और इससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है और हमें मोटर की परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। ठीक है, तो ये कर लेना जो हमारी डबल केज रोटर मोटर है। कुछ पूछना है तो बताओ इसके बारे में। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आता है स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। अब देखो क्या होता है, स्पीड कंट्रोल बहुत जरूरी है। किसी भी मोटर को हमने बना लिया, अब मोटर को अगर हम अपने हिसाब से रन नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सी एप्लीकेशन होती है, कहीं पे स्पीड ज्यादा होती है, कहीं पे स्पीड कम होती है, कहीं कुछ एक एप्लीकेशन ऐसी होती है कभी स्पीड हमें ज्यादा चाहिए होती है, कभी स्पीड हम कम चाहिए होती है। यानी कि स्पीड के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम स्पीड कंट्रोल। तो स्पीड कंट्रोल के लिए अब हमें पता है स्पीड कैसे दी जाती है। जो स्पीड है हमारी दैट सबसे पहले तो सिंक्रोनस स्पीड हमें पता है 120 F/P से दी जाती है, और जो हमारी स्लिप दी जाती है, और दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि आवर रोटर स्पीड इज इक्वल टू 120 F/P इंटू 1 - S। ये हमारा एक्सप्रेशन है रोटर स्पीड का। इट मींस अगर हमने मोटर की स्पीड को चेंज करना है, कंट्रोल करना है, तो हम कई मेथड्स हैं। हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, हम उसके नंबर ऑफ पोल्स को चेंज कर सकते हैं, हम उसकी स्लिप को चेंज कर सकते हैं। तो एक मेथड तो हो गया हमारा स्पीड कंट्रोल करने के लिए चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मेथड। एक तो हमारा फ्रीक्वेंसी मेथड हो गया। अब फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है, फिक्स होती है। हमारे जो हमारे घर पे मोटर है या कहीं इंडस्ट्री में भी मोटर है,
तो हमारे को जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो तो सप्लाई से मिलती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये जो फ्रीक्वेंसी मेथड है वो तभी यूज होता है जब हमारे पास अपनी खुद की सप्लाई हो, ठीक है ना। तो जब हमारे पास अपनी लोकल सप्लाई हो ना, तब हम इसको कर सकते हैं। सो दिस मेथड, तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास जैसे बिजली बोर्ड की अगर सप्लाई है तो उसमें हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते। इस मेथड को हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास अपनी लोकल सप्लाई हो, और उस लोकल सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हमारी स्पीड चेंज हो जाएगी। अब दूसरा मेथड क्या है? नंबर ऑफ पोल। नंबर ऑफ पोल, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल। अब पोल भी एक बार जब हमने फिक्स कर दिए मोटर के तो फिक्स हो जाते हैं। वाइंडिंग तो एक बार ही होती है ना, बार बार थोड़ी होती है। अब ये तो है नहीं कि हमें ज्यादा स्पीड चाहिए तो मोटर को खोलो और फिर मोटर की नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करो। तो हम पहले से डिसाइडेड कर लेते हैं कि हमें किस स्पीड की मोटर चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम मोटर का नंबर ऑफ पोल चेंज कर देते हैं और मोटर की स्पीड मिल जाती है। हमें 3000 आरपीएम वाली चाहिए या 1500 आरपीएम वाली चाहिए या 700 आरपीएम वाली चाहिए, उस हिसाब से हम मोटर की स्पीड को एडजस्ट कर, नंबर ऑफ पोल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक चीज और हो सकती है, कुछ एक मोटर में क्या होता है, एक स्विच लगा देते हैं, यानी कि 2 पोल की भी मोटर होती है, वो 4 पोल की भी मोटर होती है। जब हमें हाई स्पीड चाहिए होती है तो 2 पोल के ऊपर स्विच को ऑन कर देते हैं, और जब हमें लो स्पीड चाहिए होती है तो हम उसको 4 पोल वाली जगह पे कर देते हैं। तो इस हिसाब से हम नंबर ऑफ पोल की हेल्प से भी हम इसको स्पीड को चेंज कर सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं? बाय चेंजिंग स्लिप। स्लिप से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक मेथड्स हो गए जिसकी वजह से हम, अब एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यूजिंग थायरिस्टर। थायरिस्टर, अब थायरिस्टर पढ़ा है तुमने? नो सर, इलेक्ट्रॉनिक तुम्हारे पढ़ाई। तुम्हारे सिलेबस में होना तो चाहिए थायरिस्टर। देखो, थायरिस्टर में क्या होता है मैं हल्का सा बता देता हूँ। जैसे हमारा डायोड होता है, डायोड तो पढ़ा है? जी सर, डायोड पढ़ा है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। ये डायोड है। जैसे डायोड का क्या फंक्शन होता है कि इसमें एक साइड में करंट फ्लो करता है, एक साइड में करंट नहीं फ्लो करता है। और इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होता है डायोड की, डायोड जो टर्न ऑन होता है वो पर्टिकुलर एक ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ही ऑन होता है ना। जो हमारा ऑन होता है वो जो हमारी की वोल्टेज होते हैं, वो अनुज माइक ऑफ कर ले भाई। उस वोल्टेज को बोलते हैं ना, जो हमारा डायोड का होता है। उसको जैसे हमारा स्टार्ट होता है डायोड, करेक्टरिस्टिक होती है ना डायोड की, तो डायोड हमारा ऐसे स्टार्ट होता है, यानी कि इस वोल्टेज के बाद एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने के बाद ही हमारा डायोड स्टार्ट होता है। तो थायरिस्टर में क्या होता है, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल यहाँ पे और होता है, जैसे एक तो ये हो गया हमारा, एक तो हमारा एनोड होता है, एक कैथोड होता है, इसमें एक गेट टर्मिनल और होता है। अब गेट का ये फायदा होता है कि हम गेट के ऊपर जब सिग्नल देते हैं तो उस सिग्नल से क्या होगा, हम अपनी मर्जी से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। कम वोल्टेज के ऊपर भी ऑन कर सकते हैं, और ज्यादा वोल्टेज पे भी, और ज्यादा वोल्टेज पे भी। तो इस हिसाब से थायरिस्टर की हेल्प से हम अपनी वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुल मिला के इससे हम वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। यूजिंग थायरिस्टर मीन्स वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। अब वोल्टेज को कंट्रोल कैसे करेंगे, मैं आपको डायग्राम तो बना नहीं रहा, ये बुक में डायग्राम है, मैं वो आपको दिखा देता हूं। देखो,
ये हमारा 4 डायोड है, 4 डायोड मिला के हमारे पास क्या बन जाता है, रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में जो डीसी सप्लाई, हमें यहाँ पे डीसी सप्लाई मिल गई, यहाँ पे हमने एसी सप्लाई दी। इन 4 डायोडों की हेल्प से हमने इसको डीसी में कन्वर्ट कर लिया। अब डीसी वोल्टेज को मैंने दो रेजिस्टेंस में दे दिया, R1 और R2 में। इधर हमारे पास ये जो हमारी मोटर है, मोटर का ये आर्मेचर है और ये हमारा फील्ड है, तो फील्ड को भी मिल गया। और इधर जो हमारे आर्मेचर को जो सप्लाई मिलेगी वो थायरिस्टर के थ्रू है, SCR। तो इस थायरिस्टर में जो गेट वाला टर्मिनल है, उस गेट वाले टर्मिनल की वोल्टेज को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलेगी, कम होता जाएगा कम वोल्टेज मिलती रहेगी। तो जो यहाँ पे इस मोटर को जो वोल्टेज मिलेगी उस वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम फायरिंग एंगल बोलते हैं। जहां जब हमारा थायरिस्टर ऑन हो जाता है जिस एंगल के ऊपर, उसको हम फायरिंग एंगल बोलते हैं। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं एक बार, कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एसी वेव ऐसे है, तो हमारी ये डीसी सप्लाई भी ऐसे होती है, जो हमारी रेक्टिफाइड डीसी है। अब क्या होता है, अगर मान लो मेरा थायरिस्टर इस वोल्टेज के ऊपर हो गया ऑन, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये फायरिंग एंगल है। तो हमारी वोल्टेज यहां से मिलनी शुरू हुई, कम वोल्टेज मिली ना। अब मान लो मैं फायरिंग एंगल बढ़ा देता हूं, यहां पे कर दिया मैंने, तो अब मेरी वोल्टेज यहां से मिलनी शुरू हुई। कुल मिला के जब फायरिंग एंगल बढ़ता है तो हमारी वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज कम हो जाती है, और जब फायरिंग एंगल कम होता है तो एवरेज वोल्टेज हमारी बढ़ जाती है। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम इस रेजिस्टेंस को चेंज करके जो हमारी मोटर है, मोटर को हम वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हैं, और मोटर को वोल्टेज को कम ज्यादा करके मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 मेथड्स हो गए मेनली, जिससे कि हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो जो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होती है, जो एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें हम ये वाले मेथड यूज करते हैं, ये वाला वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो पता चल गया ना वोल्टेज कंट्रोल कैसे करते हैं हम, बाय यूजिंग थायरिस्टर। थायरिस्टर की हेल्प से हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ पूछना है तो बताओ। इसके बाद इसके बाद फिर आता है टॉपिक हमारा नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट। नो लोड, या हम इसको ओपन सर्किट टेस्ट भी बोल सकते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट। और एक होता है हमारा ब्लॉक्ड रोटर, या हम इसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये दो टेस्ट हम करते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए, फॉर एफिशिएंसी। जब हमने एफिशिएंसी निकालनी है तो उसके लॉसेस भी पता होने चाहिए ना। तो जैसे हमारे ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट होते थे, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब है नो लोड, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मतलब है ब्लॉक रोटर। तो ये होता क्या है, जैसे ये वाली मोटर है हमारी, ये मोटर है, इसका रोटर है, ये स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देनी होती है हमने। तो 3 फेज सप्लाई में हमने 2 वाट मीटर मेथड लगा दिया, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कितनी पावर हम इस मोटर को दे रहे हैं। तो ये 3 फेज सप्लाई में हम ओपन सर्किट का मतलब होता है कि इसके ऊपर हम कोई लोड नहीं लगाएंगे,
जब मोटर के ऊपर लोड नहीं लगाएंगे तो मोटर की स्पीड ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड ही रहती है। ठीक है, तो जो भी वाटमीटर की रीडिंग आएगी उस वाटमीटर की रीडिंग को हम नोट कर लेंगे और वो हमारे पास एक किस्म से आयरन लॉसेस हो जाएगा। जैसे हमारा ओपन सर्किट टेस्ट में होता था ना ट्रांसफॉर्मर के में। अब ब्लॉक रोटर टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, इसमें इसी मोटर के ऊपर हम इसको ब्लॉक कर देंगे, यानी कि इसको घूमने नहीं देंगे। जब मोटर घूमेगी नहीं तो बैक ईएमएफ तो प्रोड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो हम क्या करते हैं, बहुत लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस पे, ताकि रेटेड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। और जैसे रेटेड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, वोल्टेज बहुत कम रहेगी, 5-10 वोल्टेज के ऊपर ही रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस मोमेंट पे जो इनपुट पावर होगी हमारी, इन दोनों वाटमीटर की रीडिंग को हम सम कर देंगे तो वो हमारा कॉपर लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा आयरन लॉस और जो दूसरे कांस्टेंट लॉसेस हैं हमारे, जैसे वाइंडेज लॉसेस वगैरह हैं, फ्रिक्शन लॉसेस हैं, वो सारे के सारे लॉसेस यहाँ से आ जाएंगे, कॉपर लॉसेस हमारे यहाँ से आ जाएंगे। दोनों लॉसेस को हम ऐड कर देंगे तो उससे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ये कर लेना इसमें, ये हमने प्रैक्टिकल में भी लिखवाया था, पिछली वाली प्रैक्टिकल थी ना जो, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एक नो लोड टेस्ट होता है, यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट, जिसमें हम रोटर के ऊपर कोई लोड नहीं लगाते। एक ब्लॉक रोटर टेस्ट है जिसमें हम रोटर को घूमने ही नहीं देते, और हम यहाँ पे रेटेड करंट लेते हैं और यहाँ पे हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मर में सेम चीज ये है, तो कर लेना इसको। ठीक है, इसके बाद एक दो चीज और रहेगी हमारी इसमें। इसमें अब हमने करना है, हाँ, एक होती है कोगिंग। कोगिंग एक होती है कोगिंग। कोगिंग का मतलब है मोटर रिफ्यूजेस टू स्टार्ट, मोटर स्टार्ट ही नहीं होती। देयर बिकम्स मैग्नेटिक लॉकिंग, देयर बिकम्स मैग्नेटिक लॉकिंग। हमने इंडक्शन मोटर हमारे पास है, उसमें कोई फॉल्ट भी नहीं है, हमने उसको 3 फेज सप्लाई पूरी दे दी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, इसके बाद भी हमारी मोटर नहीं चल रही। इट मींस मोटर हैज रिफ्यूज टू स्टार्ट। इसको हम बोलते हैं कोगिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर। अब ये कोगिंग होती क्यों है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है बिटवीन रोटर एंड स्टेटर टीथ, रोटर एंड स्टेटर टीथ। जो रोटर के टीथ हैं और जो स्टेटर के टीथ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि मोटर चलेगी ही नहीं, और मोटर नहीं चलेगी। और इसके बचने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारा जो है, इससे अगर हमने प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट ऑफ, हाउ टू प्रिवेंट कोगिंग, तो वो क्या करेंगे हम, जो स्लोट्स है, स्लोट्स नोट टू बी इक्वल, यानी कि रोटर और स्टेटर के जो स्लोट्स हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए। स्प्रिंग, एक क्या होना चाहिए, स्प्रिंग। स्प्रिंग का क्या मतलब होता है, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन में बताया था इंडक्शन मोटर की, जब हम इंडक्शन मोटर के रोटर की वाइंडिंग करते हैं तो उसके अंदर जो स्लोट्स होते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे नहीं होते, वो थोड़े तिरछे होते हैं। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि वो बिल्कुल सीधे ना होके, जैसे ये हमारा रोटर था,
तो रोटर में बिल्कुल सीधे ना होके ना, तो हमारे स्लॉट्स थोड़े तिरछे होते हैं ऐसे, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग। तो एक तो हमारी इंडक्शन मोटर में स्प्रिंग होनी चाहिए, एक नंबर ऑफ स्लॉट स्टेटर और रोटर के इक्वल नहीं होने चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ द मोटर। तो इन चीजों से बचने के लिए ये, इसे हम बोलते हैं कोगिंग। एक टर्म और होती है, उसको हम बोलते हैं क्रॉलिंग, AWLING, क्रॉलिंग। अब क्रॉलिंग क्या होती है? क्रॉलिंग में क्या होता है? क्रॉलिंग को समझने के लिए आपको एक बार मेरे को टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बतानी पड़ेगी। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, देखो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइप से थी। ये हमारा टॉर्क था इधर, और ये हमारी इधर स्पीड थी। तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऐसी थी, हमें पता था कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये स्टेबल रीजन है। अब यहां पे क्या होता है कि हमारे को एक और टॉर्क मिल जाता है ऐसे। तो अगेन ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन, ये स्टेबल रीजन बन जाता है हमारा। तो क्या होता है इसमें कि हमारी मोटर फुल स्पीड पे आने से पहले ही यहां पे करीब 1/7 जो स्पीड है, मान लेते हैं मोटर की स्पीड 1400 आरपीएम है, तो 1400 का 1/7 कितना हो जाएगा? 200 आरपीएम। तो हमारी मोटर क्या करेगी कि 200 आरपीएम पे आके रुक जाती है और 200 आरपीएम पे ही चलती रहती है। यानी कि मोटर जो है हमारी अपनी स्पीड नहीं पकड़ती है। जिस मोटर को 1400 आरपीएम पे घूमना चाहिए वो मोटर 200 आरपीएम पे ही घूम रही है, जबकि मोटर बिल्कुल ठीक है, मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम सप्लाई भी ठीक दे रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो रेंगना होता है, कि वो चल नहीं रही, रेंग रही है, धीरे धीरे चल रही है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनिक्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनिक्स, एंड दैट इज सेवंथ हार्मोनिक्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेवंथ हार्मोनिक्स। अब हार्मोनिक्स क्या होते हैं पता है आपको? हार्मोनिक्स का मतलब है कि अभी तक तो हम क्या करते आए हैं, अभी तक जो हम एसी सप्लाई को देखते हैं, हम कहते हैं एसी सप्लाई ऐसे है, ऐसे ही पढ़ते आए हैं ना। जी सर। तो ये जो एसी है हमारी, ये हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट है। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी एसी वेव होती है उसमें और बहुत सारे डिस्टरबेंसेस भी होते हैं। जैसे इसमें, ये तो मेन है, इसमें एक ऐसी भी आएगी, ऐसे भी आएगी, छोटी 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 ऐसी वेव भी होती है इसमें, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी होती है, ये है हमारे हार्मोनिक्स। अच्छा। और भी ज्यादा हो सकती है, इससे छोटी भी होगी, इससे भी छोटी होती है, इससे भी छोटी होती है, बिल्कुल ऐसी ऐसी भी होती है। तो ये तो हो गया हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट। एक होता है थर्ड हार्मोनिक्स, यानी कि जहां पे एक साइकिल बनती है उसमें 3 साइकिल बन जाती है। एक होती है फिफ्थ हार्मोनिक्स, जिसमें एक साइकिल के बीच में 5 साइकिल बन जाती है। एक होती है सेवंथ हार्मोनिक्स, जिसमें एक ही साइकिल के बीच में 7 साइकिल बन जाती है। तो जो हमारी थर्ड और फिफ्थ है, ये तो कैंसिल कर देती है एक दूसरे को। तो कुल मिला के 7